पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक अध्याय की शुरुआत की थी जिसका नाम था द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। अब हम लोग इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले इस कक्षा में बात करेंगे प्लांट लाइफ इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, यानी कि भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में कैसा प्लांट लाइफ होता है, यहाँ पर प्लांट का लाइफ कैसा होता है। अब इसकी बात की शुरुआत हम लोग करेंगे क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। तो अब हम लोग बात करते हैं प्लांट लाइफ का, यानी कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन के प्लांट लाइफ का। लिखा हुआ है दिस रीजन हैज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी कर रखी है कि यहां पर इस क्षेत्र में साल भर पूरे हमेशा बारिश होती है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यानी कि बारिश के कारण देयर इज लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। Their period of growing, fruit bearing and shedding of leaves are different and varied। और इनका जो अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग जो ट्रीज हैं, उनका फल देने का समय हो, चाहे उनका पत्ता, उनके पेड़ का पत्ता झड़ने का समय हो, या फिर उनके ग्रोथ का यानी कि उनके बड़े होने का समय हो, ये सब डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पर के आधार पर। ये सब डिपेंड करता है अलग अलग ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, यानी कि पेड़ के गुण के आधार पर। यानी कि इनके जो ग्रोथ हैं, पेड़ पौधे के, जो ट्रीज के, ये सब वैरी करता है कि आखिर वो पेड़ जो है वो कैसे हैं। इस आधार पर इनका फ्रूट बियरिंग, फल देने का जो क्षमता है, चाहे वो पतझड़ वाला जो इनके पत्ता झड़ने का जो समय है, या फिर इनका जो ग्रोथ पीरियड है, वो सारे चीज डिपेंड करते हैं, डिफरेंट होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों के अनुसार या अलग अलग पेड़ों के अनुसार। सो ऑल ऑफ द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव एट द सेम टाइम। इसका मतलब यही है कि एक समय सारे पेड़ से पत्ते नहीं झड़ते, यानी कि सारे पेड़ के पत्ते झड़ते नहीं है। हेंस दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एवरग्रीन। इसलिए ऐसे वन जो है वो सदाबहार कहलाते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पर हरियाली होती है। अब एक साथ तो पत्ते झड़ नहीं रहे हैं, तो सारा तो एक साथ उजाड़ हो नहीं रहा है, तो कभी एक का झड़ेगा, कभी दूसरे का झड़ेगा। जब एक का झड़ेगा, एक का है, एक का झड़ेगा, एक का है, तो मतलब साल भर यहाँ पर हरियाली रहती है, और उसी को अंग्रेजी में एवरग्रीन कहते हैं, सदाबहार कहते हैं, क्योंकि सदा बहार होता है, हमेशा बहार होता है। A unique feature of this region is that the forests are found in the several layer। और एक अलग खासियत जो है इस क्षेत्र का यह है कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है, यहाँ का जो वन क्षेत्र है, आर फाउंड इन सेवरल लेयर, वो अलग अलग परत, अलग अलग लेयर्स में पाए जाते हैं। द ट्रीज एट द लोएस्ट लेयर आर द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट फ्लोर। जो लोएस्ट लेयर में, अब यहाँ पर यह चित्र देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है द लेयर ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, उसी को यहाँ पर बताया गया। तो यह चित्र को हम लोग देखते चलते हैं, आप लोग यहाँ पर इस चित्र को देखें। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर द ट्रीज एट द लोएस्ट लेयर आर द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट फ्लोर। ये जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है, ये जो है ये फॉरेस्ट फ्लोर है, यानी कि वन का सतह है, ये फॉरेस्ट फ्लोर है। आगे The next layer is made up of smaller trees or shrubs and therefore is referred to as shrub layer। इसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ होंगे, ये झाड़ वगैरह, ये सारा चीज होगा। इसी के कारण से इस लेयर को, इस परत को श्रब लेयर, यानी कि ये जो झाड़ वाला जो परत है वो कहा जाता है। द थर्ड लेयर, अब हम लोग अंडर स्टोरी पर आएंगे। द थर्ड लेयर इज फॉर्म्ड बाय द फॉर्म्स, क्रीपर्स, ऑर्चिड्स एंड ग्रास एंड इज कॉल्ड अंडर स्टोरी। ये जो तीसरे हैं, इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, यहाँ पर घास हो और भी अलग अलग जो चीजें हैं, जो अलग अलग तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं पेड़ के, वो सारे यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं, वो सारे चीज जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस परत को हम लोग अंडर स्टोरी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा परत जो अब एक बड़े परत की तरफ, यानी कि एक बड़े विस्तार की तरफ बढ़ रहा है। आगे दिस फॉरेस्ट
ये जो अंडर स्टोरी की बात कर रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है कि दिस फॉरेस्ट कंप्राइजेज वाइन्स एंड क्रीपर्स विच क्लाइम द टॉल ट्रीज टू गेट द सनलाइट दैट मे नॉट पेनेट्रेट द फॉरेस्ट एज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द लास्ट लेयर दैट इज द थिक कैनोपी द टॉप मोस्ट लेयर। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि द थर्ड लेयर इज अंडर स्टोरी। ये अंडर स्टोरी कहलाता है, जैसा कि यहां पर चित्र में भी आप लोग देख रहे हैं। ये जो दिस फॉरेस्ट कंप्राइजेज vines and creepers which climbs the tall trees to get the sunlight that may not penetrate the forest as obstructed by। हाँ, अब इससे क्या होता है कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहा है, अंडर स्टोरी हुआ, अंडर स्टोरी के बाद वाला परत को जैसा कि यहाँ पे लिखा गया होगा कि कैनोपी कहा जाता है। कैनोपी का मतलब होता है हिंदी में मंडप। अब जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा, ऊपर होगा, तो जो सन का जो रे है, जो सूर्य का किरण है, वो जो है वो सीधा नीचे वाले परत यानी कि सीधा जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर पर नहीं पड़ेगा, यानी कि ग्राउंड पर नहीं पड़ेगा, ऊपर से ही उसको रोक लिया जाएगा, या फिर कहें तो ऊपर से ही एक बाधा होगा, जिसके कारण से जो सन रेज है वो डायरेक्ट जो है नीचे नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है उस पर नहीं पड़ेगा और टॉपमोस्ट लेयर पर रहेगा। और टॉपमोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, तो इमर्जेंट लेयर कहा जाता है। और अंडर स्टोरी और टॉपमोस्ट लेयर के बीच वाले लेयर को कैनोपी कहा जाता है, मंडप कहा जाता है। तो यहां पर सीधे सीधे अगर हम लोग एक लाइन में बात करें तो शुरुआती लेयर, जो शुरू वाला जो सतह होता है, उसको हम लोग फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं। उसके बाद श्रब लेयर होता है, श्रब लेयर के बाद अंडर स्टोरी होता है, जहां पर पेड़ जो है वो आगे बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद वाला लेयर, जो चौथा लेयर है, वो कैनोपी कहलाता है, यानी कि मंडप नुमा हो जाता है यहाँ पर पेड़। और सबसे ऊपर वाला जो है वो इमर्जेंट लेयर है, यानी कि यहाँ पर आकस्मिक परत बन जाता है। और इस चित्र में सीधा सीधा साफ होता है इस चित्र को देखने के बाद कि जब पेड़ ऊपर से बन जाएगा, सारा कुछ ऊपर से उसके पत्ते आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, जो भी चीजें उसकी खासियत है वो सारी चीजें उस पेड़ पर आ जाएगी, तो जो सन का रे है, जो सूर्य का किरण है, वो यहीं पर पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा, तो वो नीचे नहीं आएगा। या फिर आएगा भी तो वो डेविएट होकर आएगा, वो इधर उधर छितरा कर आएगा। और इन सारे चीजों के कारण से ये अलग अलग जो लेयर हैं वो अलग अलग खासियत रखते हैं। यानी कि इस द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में जो ट्रीज होते हैं उनके अलग अलग लेयर होते हैं, जिसको हम लोगों ने 1 2 3 4 5 लेयर में डिवाइड किया है। सबसे शुरुआती लेयर जो होता है, सबसे निचला जो सतह होता है, उसको फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं। उसके ऊपर वाले को श्रब लेयर कहते हैं, उसके ऊपर वाले को अंडर स्टोरी कहते हैं, ऊपर से दूसरा यानी कि नीचे से चौथे वाले को कैनोपी कहते हैं, और नीचे से पांचवा यानी कि सबसे ऊपर वाले को इमर्जेंट लेयर कहा जाता है। इमर्जेंट लेयर मतलब आकस्मिक परत, कैनोपी मतलब मंडप, अंडर स्टोरी को अंडर स्टोरी ही लगभग कहा जाता है, श्रब लेयर का मतलब हो गया झाड़ वाला परत, और फॉरेस्ट फ्लोर का मतलब हो गया ये वन का परत यानी कि शुरुआती सतह है। ये सारी चीजें जो है ये 5 लेयर्स ऑफ प्लांट है जो कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वाइल्ड लाइफ का। अब इस द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन का जो यहाँ के जो जानवर हैं, जो यहाँ के जो जंगली जानवर हैं, या फिर जो यहाँ पर जो अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, उन सब का जीवन जो है वो कैसा होता है, अब हम लोग उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ के बारे में, पृष्ठ संख्या 35 पर हैं हम लोग। वाइल्ड लाइफ के बारे में, प्लांट लाइफ हो गया, अब वाइल्ड लाइफ। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस। ये जो द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है, यानी कि भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र जो है, ये बहुत सारे जानवरों, बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों के लिए, यानी कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए यह एक नेचुरल हैबिटेट यानी कि यह एक प्राकृतिक घर होता है, या फिर प्राकृतिक घर के तौर पर देखा जाता है इन सारे जानवरों, चिड़ियाओं के द्वारा, वाइल्ड लाइफ के द्वारा। सेवरल एनिमल एंड बर्ड सच एज, अब कुछ जानवरों के नाम लिखे गए हुए हैं, कुछ चिड़ियाओं के नाम लिखे गए हुए हैं जो इस रीजन यानी कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में अपना
जीवन जीते हैं, जी सकते हैं, तो वो सारे हैं मंकी, बंदर, ये जो हैं गिलहरी हैं जो उड़ने वाले, जो फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं, फ्लाइंग फॉक्स है जो लोमड़ी वगैरह जो उड़ते हैं, ये सारे हैं, चिंपैंजी हैं, ये सारे जो हैं ये सब इस द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। ETC लिव्स ऑन ट्रीज, और ये सारे हैं दे लिव इन डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, और ये सब जो है ये जंगल के अलग अलग लेयर में जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं। द वाटर बॉडीज, अगर हम पानी वाले चीजों की बात करें, पानी वाले अगर हम लोग उन सारे चीजों की बात करें, तो अगर वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो द वाटर बॉडीज हैव स्नेक्स, टर्टल, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल। तो अगर पानी वाले अगर हम जीवन की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, तो यहाँ पर वही मगरमच्छ हो गया, यहाँ पर सांप हो गए, ये सारे चीज जो है वो इस द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में अपना जीवन जीते हैं। ये सारे चीजों का यह जो है इन सारे वाटर बॉडीज का द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन जो है एक नेचुरल हैबिटेट के तौर पर है माना जाता है। और यह जो चित्र है यह फ्लाइंग फॉक्स का है, जो कि इस चित्र के माध्यम से आप देखें, ये जो है ये एक उड़ने वाली लोमड़ी यानी कि द फ्लाइंग फॉक्स और फ्लाइंग फॉक्स के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है, इसका नाम फ्लाइंग फॉक्स है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 35 से आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 36 पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यहां पर वाटर बॉडीज के बाद द वेल नोन एनाकोंडा स्नेक लिव इन द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका। जो एक प्रसिद्ध एनाकोंडा सांप है वो भी अमेजन बेसिन जो कि साउथ अमेरिका में है वहां पर रहता है, और ये भी द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन का हिस्सा है, यानी कि एनाकोंडा स्नेक भी द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फिश आर ऑल्सो फाउंड हियर। बहुत सारे प्रजाति यानी कि मछलियों के बहुत सारे प्रजाति भी इस क्षेत्र में द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑफ वेरियस टाइप्स एंड कलर, बहुत सारे चिड़िया और बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं वो सारी चीजें भी इस क्षेत्र में द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, जैसे हमिंग बर्ड हो गया, टाइकून हो गया, मकौज हो गया, पैरट हो गया, ये सारे भी यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। टोकन क्या होता है वो इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये वो चिड़िया है। और बाकी यहाँ पर तोता, ये सारे चीजों की बात यहाँ पर की गई हुई है, हमिंग बर्ड की बात की गई हुई है, ये सब जो है वो चिड़िया हैं जो कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में अपना जीवन जीते हैं, यानी कि इन लोगों के लिए द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन एक नेचुरल हैबिटेट के तौर पर है। अब हम लोग बात करेंगे डू यू नो का, उसके बाद बात करेंगे ह्यूमन लाइफ का। लेकिन इन सब बातों को करने के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में, तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।